तो भाई गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। और मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने अगले टॉपिक को लेकर। मेंसुरेशन की सीरीज में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आयत। तुझे याद कर लिया है। सुना है ना बाजीराव मस्तानी का वो गाना जिसमें उसको आयत के रूप में याद किया जाता है। तो ये मैंने आपको कई बार बताया और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती ना करें। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा समय इस बात को, क्योंकि आप लोग छोटे तो हैं नहीं, बड़े हो चुके हैं। और बड़े हो चुके हैं तो अगर बार बार कोई बात अगर कोई बड़ा कह रहा है तो उसको समझना भी आप लोगों का काम होता है। और उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब समय आपका नज़दीक आता जा रहा है तो अपनी पढ़ाई को ढीला ना करें। चलिए, आयत के विषय में जानते हैं कि आयत क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके विषय में जानने के बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखो आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है। आयत इज सच अ क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ध्यान से सुनिएगा, ABCD, जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी कि फ्रंट साइड, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि AB जो साइड होगी वो बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी किसके? CD साइड के। ठीक। और यहाँ की जो BC साइड है, BC, वो बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेलल मतलब समांतर AD भुजा के। ठीक है, AD भुजा के। इसके साथ साथ आयत का हर एक एंगल, हर एक कोण कितने डिग्री का होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयत की, मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आयत के जो हर एक एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर के होते थे। ठीक। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायगनल्स पे। तो इसके डायगनल्स की अगर हम बात करते हैं तो डायगनल मतलब जो इसके विकर्ण होंगे वो क्या होंगे? इसके विकर्ण, एक विकर्ण A से C तक का होगा और दूसरा विकर्ण होगा B से D तक का। ठीक, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट O मिड ऑफ द रेक्टेंगल। वे एक दूसरे को उस आयत के मध्य में किसी बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, तो इसके जो डायगनल्स हैं हमने यहाँ पर लिख लिया। जो डायगोनल्स हैं उसको हमने लिख लिया कि वो दो डायगोनल्स हैं। कौन कौन से? एक AC है और दूसरा क्या है? दूसरा है BD। तो हमेशा याद रखना कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। ठीक है, AC क्या होगा? BD के बराबर। हाँ, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द 90 डिग्री। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, और बल्कि ये जरूरी क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं जैसे कि स्क्वायर में होता था। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। सपोज करिए यहां पर इस आयत की लंबाई जो AB साइड है उसको L मान लिया। अगर ये L है तो ये भी L होगी, क्योंकि आमने सामने की साइड आपने पढ़ा है बराबर भी है और पैरेलल भी है। ठीक है भाई, इसको अगर हम स्मॉल b मान लेते हैं तो ये भी स्मॉल b होगी, इसकी भी मजबूरी है। होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर होगी, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब अगर आयत के एरिया की बात की जाती है, यानी कि इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो L इंटू B होता है। राइट, वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है। किसी भी डायग्राम का, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ अ एनी गिवन फिगर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। वो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। पेरीमीटर क्या होता है? जो परिमाप होता है, परिमाप हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? सभी साइड्स का सम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द परिमाप। बोलो ठीक है, सभी भुजाओं का जो सम होता है उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। आगे बढ़े। अब जरा थोड़ी सी बात पर ध्यान देते हैं और इस पर गौर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम परिमाप कह रहे हैं सभी भुजाओं का सम है,
तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, हम अगर जोड़े हैं तो होगा l प्लस बी फिर प्लस l फिर प्लस बी। तो आप कहोगे सर जी ये 2l प्लस 2b हो गया। मैं कहूँगा ठीक है यार, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा l प्लस बी। अच्छा जी, l क्या कहलाता था, l थी लंबाई और b क्या थी, b थी चौड़ाई। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल, यही होता है आयत का परिमाप और इसी का फॉर्मूला हम लोग रटते हैं। तो मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जिसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी रिमेंबर, मैथ इज जस्ट अ सब्जेक्ट टू लर्न, सीखने का सब्जेक्ट है, याद करने का नहीं है, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त। अच्छा चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके डायगोनल्स के बारे में, ठीक है, इसके विकर्णों के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। विकर्णों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आयत का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला जो भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखना कि अगर एक त्रिभुज इसका ऐसे ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ए बी सी अगर ले लिया हो, इससे ए बी सी ले लिया है, ध्यान से देखना ए बी सी, तो ये क्या था, ये एल था, ये बी था, और ये एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से जो AC भुजा आएगी ये आएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही विकर्ण होता है आयत का। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दिस इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, क्लियर। अब जरा थोड़ी बातें और समझनी पड़ेंगी आपको, मजबूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार में समझ आ गया तो जीवन भर का काम हो गया जब तक आपकी पढ़ाई, और अगर एक बार में दिक्कत हुई तो समझ लीजिए कि फिर दिक्कत है। आपने देखा कि अगर आपके पास ये एक आयत बना था जिसका नाम था ABCD, अगर इसके विकर्णों को हमने ऐसे मिलाया था, गौर करिएगा, तो ये A था, ये B था, ये C था, ये D था और ये O पर मिले थे, ठीक है। विकर्णों को मिलाया तो हमें अंदर 4 त्रिभुज मिले, जैसा कि वर्ग में मिले थे, याद है, वर्ग की क्लास देखी थी, वो वाली नहीं देखी थी। 4 त्रिभुज बोले, 1 3 2 4। सर जी आपने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे इसलिए लिखा है, ऐसे इसलिए लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि त्रिभुज 2 और त्रिभुज 4 के एरिया आपस में बराबर होंगे, और त्रिभुज 1 और त्रिभुज 3 के एरिया आपस में बराबर होंगे। आमने सामने जैसे साइड्स इक्वल होती हैं तो वैसे ही आमने सामने के ट्राइंगल्स के एरिया भी क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, अच्छा, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, लेकिन ये दोनों भुजाओं की जो माप थी वो CD से और AB से डिफरेंट थी कि नहीं थी, CD और AB एक जैसी हैं। तो इसीलिए त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल 3 के बराबर होगा, जबकि 2 का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 का। प्लस एक सबसे बड़ी बात क्या, कि O से लेकर A, O से B, O से C और O से D की जो दूरी होती है सबके लिए बराबर होती है, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं, O से A की दूरी यानी O से A की भुजा, ये वाली भुजा देखना, ये वाली भुजा, O से B की दूरी ये, O से B की दूरी, O से C की दूरी और O से D की दूरी, ये सभी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। अब चलिए इसके सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर है ना। ये इसी के तरीके एक और डायग्राम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, वो मैं आखिरी में आपको इसी क्लास में बता के जाऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहना। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करूंगा मैं क्लास के बाद या क्लास से पहले, या हो सकता है को क्लास में ही कर दें, हर क्लास में भी करेंगे और उसके बाद एक अनाउंसमेंट अलग से भी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन, देखिए और बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके सामने जो है विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ इट्स विड्थ विल हैव टू वर्क सो दैट द एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। कह रहा है इसकी चौड़ाई पर कितना काम किया जाए कि इसका एरिया जो है वो बदले नहीं। अगर कब, जब लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तब भी। समझ में आई बात, कहने का मतलब।
कहने का मतलब ये है कि एक आयत था आपके पास ऐसे, तो ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी। कह रहा है इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए 20%, ठीक है, लंबाई को तो 20% बढ़ा दिया जाए, लेकिन चौड़ाई उतनी ही, चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा कि एरिया सेम रहे, एरिया अपरिवर्तित रहे। तो अगर क्षेत्रफल इतना ही रखना है, अगर क्षेत्रफल इतना ही रखना है तो निश्चित तौर पर चौड़ाई तो कम करनी पड़ेगी, तभी तो काम होगा, नहीं तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सवालों को करने का सबसे जो बेस्ट अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगा, सबसे जो सरल अप्रोच है, सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, वो देखिए। अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि एरिया जो होता है किसका, आयत का, वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब सारा खेल बेटा इसी का है, सब कुछ इसी पर डिपेंड है, सिर्फ इसी को ध्यान से देखना है। कैसे कैसे सर जी, इस पर कैसे डिपेंड है? हाँ देखिए, आपने कहा एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ सर जी, ये बात तो कही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जब कही है तो कही है। अब आगे देख लो भाई, जब ये बात कही दी हो, लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब जो होता है कि 5 जो चीज पहले थी अब वो 1 बढ़ जाएगी तो 6 की हो जाएगी। कहने का मतलब लंबाई अगर पहले 5 थी, तो अब लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, 1, तो वो 6 हो जाएगी। कह रहा है चौड़ाई में क्या किया जाए, हमें नहीं पता चौड़ाई में क्या किया जाए कि क्षेत्रफल जो है वो चेंज ना हो, क्षेत्रफल क्या ना हो, चेंज ना हो। तो सपोज कर लिए यहाँ पर कोई क्षेत्रफल होगा, आपको क्या पता, आपको पता हो तो फिर एक बात अलग की है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा, कि जब क्षेत्रफल अनचेंज्ड होता है, एरिया अनचेंज्ड होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब एरिया अनचेंज्ड रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो लंबाई का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द लेंथ इज जस्ट टू द रिवर्स रेशियो ऑफ द ब्रेथ। तो चौड़ाई का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 6 होगी, फिर ये 5 होगी। तो चौड़ाई क्या हुई भाई, 6 से 5, यानी 1 कम हुई, किस पे कम हुई, 6 पर। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है कि उसकी चौड़ाई में 16.66%, या इसको आप दूसरी भाषा में 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक एक पॉइंट बताया है, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, डी ग्रुप में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, लुक एट दिस एंड डू इट। कहता है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, अच्छा इसमें भी 20% बढ़ाया गया, अच्छा उसकी चौड़ाई को कितने % कम करना पड़ेगा? सेम हो गया क्या कि क्षेत्र, नहीं सेम नहीं है, कि क्षेत्रफल में मात्र 20% की कमी हो जाए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा है। तो कह रहा उसकी ब्रेथ को कितना डिक्रीज करे कि एरिया जो है वो सिर्फ 20% क्या हो, इंक्रीज हो। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, इसके पहले वाले सवाल में लेंथ तो बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके कारण एरिया अनचेंज रहा था, उसमें एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आया था। यहां पर एरिया में डिफरेंस आया कि एरिया भी 20% बढ़ गया है। सो मच इजी क्वेश्चन, सेम पैटर्न, देखो सेम पैटर्न, कुछ नहीं करना। एरिया क्या होता है, सबसे इजी मेथड है ये, सबसे इजी मेथड, बल्कि आप कह सकते हो इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, इजी का सबसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इजीएस्ट, सबसे इजी मेथड बता रहे हैं। एरिया क्या होता है इसका, L/B, बहुत बढ़िया। लेंथ को बढ़ाया गया है 20%, यानी 5 से 6, क्लियर। अब कह रहा है चौड़ाई में क्या किया जाए, हमें नहीं पता चौड़ाई में क्या किया जाए, लेकिन हमको यह पता चला कि इसका जो है क्या, एरिया भी, एरिया में 20% कमी हो जाए। अच्छा यहां पर इंक्रीज लिखा है, यहां पर कमी लिखा है, एक काम करते हैं यहां भी डिक्रीज्ड कर लो। ठीक है, यहां पे भी क्या कर लो, डिक्रीज्ड कर लो। एक कोई सीख लो, बाकी तो कुछ भी पूछ लेगा तो आप आसानी से जवाब दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कह रहा अब एरिया कितना बढ़ रहा था, आप कहोगे सर जी एरिया इसमें बढ़ने की बात हुई, एरिया में कमी हुई है, कितने % की एरिया में कमी हुई सर जी, 20% की। मतलब 5 की जो चीज थी वो 20% कम होगी, यानी 1 कम होगी तो 4 की हो जाएगी।
अब मेरे दोस्त आप ये बताओ, अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा होता कि x इंटू 5 बराबर y, और आपसे कहते कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहते ना कि y अपॉन 5। तो यहाँ पे भी करना है ना आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी, यानी x अपॉन वाई की निकालनी, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 पंचे 30 और नीचे हो जाएगा 4 पंचे 20, और यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई वाला जो ऊपर का कॉलम है, देखते जाना, ठीक है। इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 3/2 आ जाएगा। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि जो चीज़ 3 की थी अगर वो 2 की होगी तो कमी होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी? आप कहोगे सर 1 की होगी, किस पर होगी, 3 पर होगी। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही, 1/3%। तो भाई यहाँ पर एक बात पक्की है कि इंक्रीज की जगह डिक्रीज ही होगा, ठीक है। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 होल 1/3%, ऐसे भी लिखा जा सकता था। क्लियर है, समझ में आया? सिर्फ क्या करना था इस सवाल में कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अब आप x मानो, y मानो, 100% मानो, इस सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को आप प्रतिशत से भी कर सकते थे, लेकिन प्रतिशत से करने में ये सवाल थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा और थोड़ा सा बड़ा भी होगा तुलनात्मक रूप से किसके, भिन्न से करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई की अगर आग कम नहीं होने दोगे तो निश्चित तौर पर सफल होगा, अगर ये आग कम हो गई ना किसी भी तरीके से पेपर से पहले तक, सब खल्लास, कुछ नहीं बचेगा। किसी आयताकार खेत की परिमिति इतनी है, क्षेत्रफल इतना, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड द एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर। गौर करना, एक हमारे पास एरिया था रेक्टेंगल शेप का जिसका परिमाप दिया है 82 मीटर और एरिया दिया है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कह रहा है सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फील्ड, उस आयताकार खेत के मैदान की लंबाई क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेंथ एंड द विड्थ, और चौड़ाई और लंबाई का डिफरेंस क्या होगा, ये सवाल है। मेरे भाई ध्यान से सुनियो जरा क्योंकि सुनोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2l + b, और ये दिया था 82, दिया है 82, तो इसका मतलब 2 से 2 कट आएगा, l + b कितना आ जाएगा, आप कहोगे l + b सर 41 आ जाएगा, यानी कि यहां जो लंबाई और चौड़ाई होगी उसका सम होगा 41। इतनी बात पक्की है कि लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़ेंगे तो 41 आएगा, ठीक। अच्छा एक बात और दी हुई है कि इसका जो क्षेत्रफल है l × b जो है वो दिया हुआ है 400, और ये l + b आपने निकाला हुआ है कितना, 41। अब एक रास्ता ये है कि आप a - b का मान, इस l - b का मान इससे निकाल लो फॉर्मूला से, कि क्या होता है भाई, l - b का होल स्क्वायर जो होता है वो l + b का होल स्क्वायर और माइनस का 4lb होता है। ये रखोगे l - b आ जाएगा, l - b आ जाएगा तो आंसर पता चल जाएगा। लेकिन क्या ये करना अब यहां तक जरूरी है? मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन का भी तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे सर ऑप्शन का इस्तेमाल? जैसे हमने कहा कि हमारे पास पहला ऑप्शन है 25 और 9, पहले पूछी गई है लंबाई और फिर पूछी गई लंबाई और चौड़ाई का अंतर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अगर आप ये मानो कि लंबाई 25 है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर यहां पर अगर इस ऑप्शन से देखोगे तो 9 होगा, तो 25 में से 9 कम करिए तो 16 होगा, यानी अगर चौड़ाई आप 16 मानो तो क्या इस हिसाब से क्षेत्रफल जो है वो 400 आ रहा है और परिमाप 82 आ रहा है? जरा देखिए 25 से 150, 25 छक्का 150, ये तो 400 बन रहा है। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 400। और अगर परिमाप निकालें तो 82 होना चाहिए, तो 25 और 16 कितना होता है, 25 10 35 6 41 दूनी 82 बन रहा है। इसका मतलब परफेक्ट आंसर ये है, यही आंसर है 25 और 9, यानी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 25 और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 9। ये हो गया सरल तरीका। बाकी आप अगर इससे करना चाहते हो तो हम आपको रोकेंगे नहीं, अगर आप ये करना चाहते हो तो हम ये भी करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इधर से देखिए ये भी करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप ये ना सोचो कि सर
वो तो बताते ही नहीं है। l प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 41 का होल स्क्वायर क्या होता है, 41 का होल स्क्वायर होता है 1681 माइनस 4, एल बी का मान 400 दिया है, देख रहे हैं आप, तो 1681 माइनस 1600, तो ये मिलेगा भाई 81, और यहाँ पे है l माइनस बी का होल स्क्वायर। तो l माइनस बी अगर आप यहाँ से अब निकालोगे तो 81 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो 9 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 9, और ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर 9 दिया था, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। उम्मीद है कि बात सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है सभी? हाँ पहले हाथ सर तभी हिलाना जब हाँ हो जाए, मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहा। चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन अ रेशियो 4:1। कह रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया, ध्यान से देखियो जरा भाई, ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4 और 1 के अनुपात में। तो हम इसको x के साथ लिख लेते हैं कि ये 4x लिखा है, ये 1x लिखा है, ठीक है। आप a लिख लो, b लिख लो, ना मानो मत लिखो, वो जोर नहीं है, ठीक है। कह रहा देयर इज अ 300 स्क्वायर मीटर पॉन्ड इनसाइड इन, इसके अंदर एक तालाब है, इस मैदान के अंदर एक तालाब है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस मैदान के अंदर एक तालाब है। मान लो ये तालाब मैंने बना लिया, अब जरूरी नहीं कि ये तालाब ऐसा ही हो जैसा हम बनाए हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा हुज एरिया इज 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब इस तालाब का क्षेत्रफल पूरे खेत के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। कह रहा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, तो उस खेत का परिमाप क्या होगा, ये कह रहा है उस खेत की परिमिति क्या होगी। जरा देखो कितना सरल क्वेश्चन है। देखो मेन मुद्दा ये नहीं होता है सवाल हो गया या नहीं हो गया, मेन मुद्दा ये होता है कि आपने सवाल को करना शुरू किया तो आपने कौन सी ऐसी लाइन देखी या कौन से ऐसे शब्द देखे जहां से आपने सवाल उठाया। सवाल खत्म करना इज नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग डील। The initiation of the question from where we have to start the question is the main point। ये अगर आप सोच पाते हैं और ये कर पाते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप सही पथ पर हैं, आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो भाई, यहाँ पर जो मेन पॉइंट था ये वाला था। क्या कहा था, यहाँ पे कहा था कि जो तालाब है, गौर करना भाई, तालाब का जो क्षेत्रफल था उसके विषय में क्या कहा गया था, आप बताओ कि तालाब का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है खेत के क्षेत्रफल के 1/12वें भाग के। ऐसे ही तो कहा गया था, खेत के क्षेत्रफल का 1/12वें भाग के बराबर था तालाब का क्षेत्रफल, राइट। देखो भाई तालाब का क्षेत्रफल दिया था 300, अब खेत का क्षेत्रफल क्या है भाई, खेत तो आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी दिख रही है हमको 4x, चौड़ाई कितनी दिख रही 1x यानी कि x, और इसका भी 12वां भाग है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो आप काट सकते हो, 4 3 12, 3 त्रिका 9 इधर चला जाएगा, 900 हो जाएगा, और ये x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो x होगा वो आ जाएगा 900 का स्क्वायर रूट यानी 30 मीटर। अब अगर यहाँ आप x रखते हो तो ये 120 हो जाएगा, 30 चौको 100, यहाँ x रखते हो तो ये हो जाएगा 30, सिर्फ 30। पूछा था खेत का परिमाप क्या है, तो भाई अब तो आंसर भी आ गया होगा कि आयत का अगर इसका आपसे परिमाप पूछा जाएगा तो इसका परिमाप आप नहीं निकाल पाएंगे। बताइए परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। l क्या आ गया 150, b क्या है 30, तो कितना हो गया, सॉरी ये 120 था, 120 प्लस 30 150, 150 गुणे 2 यानी कि 300 हो गया उसका परिमाप। बोलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर है, दिस इज द परफेक्ट साइज क्वेश्चन, और यही इस सवाल का करने का सबसे वो वैसा तरीका है जो हर व्यक्ति की समझ में आएगा। और आप अगर इसी की कैलकुलेशन को तेजी से करते हैं तो सबसे सरल तरीका भी यही है, ठीक है, समझ आई बात। ओके नेक्स्ट। अब देखो इस सवाल को आप बिना पेन के भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी रहती है आपको। और क्या कन्फ्यूज़न रहती
कि हम ये देख रहे थे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 4 और 1 का है। तो अगर इसको जोड़ते तो 5 होता। देखना ध्यान से, अगर हम इसको जोड़ते तो ये 5 अंदर x होता और बाहर अगर गुणा करते तो टोटल पेरीमीटर 10x होता, ये 10 होता। हाँ है ना, होता। अब x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी होती जिससे काम बन जाता, या वो 10 का गुणनफल होती। तो हमें ये दिख रहा था कि चारों ऑप्शन 10 के गुणनफल थे। तो यहां पर ये तरीका अगर आप कोशिश करते एक बार फेल हो जाता, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, 10 के गुणनफल थे। कुछ और देखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सबको चीजें देखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 मीटर है। अच्छा जी, इसका परिमाप 64 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई ये तो सवाल हाथ लगाने वाला भी नहीं है। पूछो क्यों, पूछो क्यों। देखो, अगर परिमाप 64 मीटर है तो हमने आपको अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि परिमाप का जो आधा होता है, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कि परिमाप का जो आधा होता है वही होता है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग। तो यहां पर अगर आप देखो, हम आपको बता देते हैं कि ये 2l + b जो है ये 64 दिया है। आप काटिए इसको, तो लंबाई और चौड़ाई का जो योग दिखाई दे रहा है वो कितना है, 32। और भाई ये आपको दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है वो 6 दिया है। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2l और 32 और 6 38 हो जाएगा। तो इसका मतलब l जो है, जो लंबाई है वो 19 हो जाएगी। मेरे भाई अगर लंबाई 19 हो गई तो चौड़ाई भी कुछ ना कुछ आ जाएगी। अब ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से 19 से कटने वाली संख्या कौन है। सर जी ये क्या पूछ लिया, 19 का तो पहाड़ा ही में नहीं आता है। तो जाओ पहले पहाड़ा याद करके आओ। खैर, l का मान 19 आ गया तो यहां पर b का मान आ जाएगा 13। ठीक है, अब आपको करना है 19 × 13। 19 × 13 जैसे ही आप करोगे, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इकाई में जो आएगा वो आएगा 7, और इकाई में 7 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार आप पूरा ही करो। मैं ये बात कई बार कहता हूँ, जहाँ से आपको ये लगता है कि यहाँ से आप सवाल को कट कर सकते हैं, कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं, वहाँ से आप कैलकुलेशन, यू हैव टू समराइज द क्वेश्चन, यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द कैलकुलेशन। बट ये याद रखिएगा कि सवाल गलत ना होने पाए। पता चला होशियारी तो दिखाई लेकिन सवाल ले डूबे, वो नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं और ये सवाल हमसे कुछ अच्छा जवाब की उम्मीद कर रहा है, तो इसको अच्छा जवाब देते हैं। कह रहा सुरेश 52 मीटर इट टू का 15 सेकेंड, नहीं इसको, सुरेश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयत मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकेंड का समय लिया। ठीक है, देखो एक आयताकार मैदान था, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है, वी हैव अ रेक्टेंगुलर शेप फील्ड एंड अ पर्सन नेम इज सुरेश वांट टू क्रॉस दैट फील्ड डायगनली। एक आदमी सुरेश है उसका नाम, वो इस मैदान को कैसे क्रॉस करना चाहता है, ए से सी तक, यानी विकर्णता पार करना चाहता है। ये बी मान लो, इसको डी कर लो। और ये बताया कि अपनी चाल जो है वो उसकी 52 मीटर पर मिनट है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, और किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर मिनट में बदलना होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा। और राजेश ने, ध्यान से सुनिएगा, राजेश एक और व्यक्ति है जो कि 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान को भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लेता है। मेरे दोस्त इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये क्या करता है कि जब 52 मीटर पर सेकंड से चलता है तो 15 सेकंड का समय लेता है यहां से यहां तक जाने में। यानी कि ध्यान से समझना, 1 मिनट में ये 52 मीटर चलता है। देखो हम आपको यहाँ पे लिखो, वैसे ये 13 आ जाएगा। देखो 1 मिनट में ये जो सुरेश की बात हो रही है 52 मीटर चलता है, सभी लोग ध्यान से देखना। और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में अगर कोई बंदा 52 मीटर चल रहा है तो इसका मतलब वो 15 सेकंड में कितना चलेगा। तो अगर टाइम को 1/4 कर सकते हो तो उसकी डिस्टेंस को भी 1/4 करो, तो ये 1/4 करोगे तो 13 मीटर आ जाएगी। तो हमको ये पता चल गया कि इसका ये जो डायगोनल है AC,
ये 15 सेकंड में जब पार हुआ है इतनी स्पीड से, तो ये 13 मीटर का होगा। तो इसका मतलब हमारे पास AC आ गया, जो विकर्ण था इसका डायगोनल, वो आ गया 13 मीटर लंबाई का। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना था, और मैदान का क्षेत्रफल कब निकल पाएगा? मैदान का क्षेत्रफल तब निकल पाएगा मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मैदान का क्षेत्रफल तब निकल पाएगा जब हमको लंबाई भी पता हो और ये चौड़ाई भी पता हो। तो अब क्या ये जरूरी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बात जरूरी है कि अगर किसी आयत का विकर्ण आपको पता चल गया कि ये 13 है, तो क्या ये बात जरूरी रहेगी आपके लिए कि आप उसकी लंबाई भी निकालो और चौड़ाई भी निकालो, तब जाके क्षेत्रफल निकालो? बोलो हाँ या ना। इतनी क्या बात जरूरी रहेगी? अगर जरूरी हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, ये जरूरी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा? ABC, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 13 दिया है तो इसका मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को इंडिकेट कर रहा है, जो कि 13 कर्ण होगा तो एक भुजा 12 होगी और एक भुजा 5 होगी। इससे मिलकर बनता है 13। बोलो हाँ या ना। जरूरी नहीं कि आप निकालो ही। तो इसका मतलब या तो लंबाई उसकी 12 होगी, चौड़ाई 5 होगी, या चौड़ाई 12 होगी, लंबाई 5 होगी। लेकिन किसी भी हाल में, दोनों ही हाल में उसका क्षेत्रफल 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है ना भाई। तो क्या जरूरत पड़ेगी इस बात की कि इतनी बात के बाद आप इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए राजेश वाले सवाल को पढ़ेंगे? क्या यहां से इस सवाल को और करने की जरूरत थी यहां से? बोलो हाँ है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि थी, और यदि आपको लगता है थी तो प्लीज कमेंट करें, बताएं क्यों थी। है ना, हर चीज का कारण बताओ नोटिस होता है ना, तो आपको भी कारण बताओ नोटिस जारी होगा कि बताइए क्यों थी। अगला सवाल, कल से आपको 2 क्लासेस मिलने वाली है, एक सुबह 8 बजे मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन के साथ, और एक शाम को जो क्लास मिलेगी वो 6 बजे लाइव मिलेगी आपको। ठीक है, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 6 बजे लाइव। ठीक है, मैं अभी इसकी जानकारी भी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। मेरे दोस्त ये बताओ जरा, अगर कोई एक वर्ग है आपको, आप जो पढ़ चुके हो, और उसका अगर एक भुजा 18 यूनिट है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? आप कहोगे सर 18 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा? और इसका भी जब 2 गुना कर दोगे तो आपके पास एक आयत का परिमाप मिलेगा, जो कि होता है 2L + B। इसका भी 2 गुना करने पे ऐसा सवाल में कहा गया, तो 2 से 2 कट गया। यानी कि इस आयत की लंबाई और जो चौड़ाई है उसका सम कितना दिख रहा है? 18 चौको 72, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 72 सेंटीमीटर है। बोलो ठीक है। अब इसमें कहा कि आयत की चौड़ाई जो है वो 45 है। अब ये भी पता चल गया कि आयत की चौड़ाई 45 है। तो मेरे भाई, अगर आयत की चौड़ाई देखो, यहां पर देखो 45 है, तो इसका मतलब उसकी लंबाई क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो। उसकी लंबाई 27 तो नहीं होगी, 27 होगी। ठीक है, अगर उसकी लंबाई 45 दी है, आयत की चौड़ाई जो है वो 45 दी है, तो लंबाई क्या होगी? अगर दोनों का सम 72 है, तो आप कहोगे सर 27 में से 72 में से 45 घटा लेंगे, 27 आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? कौन कौन बताएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 गुणे 45, यानी इकाई में 5 आएगा। तो ये आंसर खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपको बताना है क्या होगा। गुणा कर लोगे? करके बताओ। अब यही तो बात है कि फटाक से करके बताओ मुझे कि ये क्या होगा। 27 गुणे 45 करना, जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पे तो हम रुकेंगे और आपसे पूछ के जाएंगे आंसर। जब तक सब कमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं आगे बढ़ाएंगे। 27 गुणे 45 1152 होता है या 1215 होता है? सर जी ये भी तो खत्म हो गया, इकाई में तो 5 ही आएगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा। आप तो रुक गए थे।
कंफ्यूज हुए क्या? हमने तुम्हें 1152 में भी इकाई में 5 दिखाया था क्या? है ना? अगला सवाल, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और जो कि 20 मीटर गुणे 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया। बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल पूछे भी काफी जाते हैं, ठीक है, गौर करना। देखो, एक सबसे पहले तो एक आयत था, एक आयताकार मैदान था, ऐसे ध्यान से देखना भाई, जिसकी लंबाई थी 20 मीटर और चौड़ाई यहां पर दी थी 18 मीटर, ठीक। इस आयताकार फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के भी बाहर की तरफ एक जॉगिंग ट्रैक है। देखियो जरा गुरु, एक जॉगिंग ट्रैक है, एक जॉगिंग ट्रैक बना है, गौर से देखना सभी लोग, ये बन गया जॉगिंग ट्रैक। और इस जॉगिंग ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई 2 मीटर है। तो ये चौड़ाई भी इसकी यहां से यहां तक होगी 2 मीटर। इस तरीके से देखो तो ये भी 2 मीटर होगी, और इस तरीके से देखिए तो ये भी 2 मीटर होगी। सब तरफ 2 ही मीटर होंगे, बोलो हाँ है ना? ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। हम आपको चारों तरफ से बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन कहीं ना रहे। ये भी 2 मीटर। अब ये जो मैदान दिखेगा आपको, हम इसको थोड़ा सा और हरा भरा किए दे रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि 2 मीटर वाला काम कहाँ है। ये है वो है, ये है वो जॉगिंग ट्रैक, ताकि आपको उसकी लंबाई चौड़ाई भी दिखती रहे और आपको वो एरिया भी दिखता रहे, ठीक है। ये है वो जॉगिंग ट्रैक। अब कह रहा है इसी जॉगिंग ट्रैक का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखो भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना एक तो सवाल का बहुत अच्छा तरीका होता है और जो छोटा होता है, हाँ बस ये है कि उसको सीखना पड़ेगा। और एक वही ट्रेडिशनल मेथड जो अपना पुराना चला आ रहा है, क्या कि सर हम छोटे वाले पार्ट का जो ABCD है, जो ABCD आयताकार मैदान था, अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो हमें पता चलेगा कि एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 गुणे 18। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 दूनी 36 होता है और ये 360 होगा। अब क्या होता है, वो दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई 2-2 मीटर बढ़ जाती है। तो जो लंबाई पहले थी 20, अब वो हो गई 24। क्यों? क्योंकि 2 इधर बढ़ी 2 इधर बढ़ी। और जो चौड़ाई पहले थी 18, अब वो हो गई सर 4 बढ़कर 22। तो अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो 168 आ जाएगा। सर आपने तो गुणा भी नहीं किया, आंसर बता रहे हो आप? हाँ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हो? हमें दिख रहा है कि हम अगर इसका गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा, और जब यहां पर कुछ आने के बाद हम इसको घटाएंगे तो घटने में 0 घटेगा, तो इकाई में 8 ही मिलेगा, यानी ये आंसर होगा। अब गुणा भी कर लेते हैं। 22 चौको 88 के 8 हासिल लगा 8, 22 22 4 जा 88 कैरी 8, 22 दूनी 44 और 8 बोलो 52। अब ये जो बाहर वाला एरिया था, ये ट्रेडिशनल मेथड है भाई जो हम आपको बता रहे थे, PQRS। इसमें जॉगिंग ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा? जब आप ये कहोगे उस जॉगिंग ट्रैक का अगर आपको एरिया निकालना है, जॉगिंग ट्रैक का अगर एरिया निकालना, तो आप कहोगे सर PQRS के क्षेत्रफल में अगर हम ABCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो काम बन जाएगा। वही देखना है दोस्त। तो 528 में से अगर आप 360 घटा भी लेंगे ना तो भी वही आएगा 168 जो मैंने आपको बताया था, ठीक। एक तो ये तरीका है। अब बात ये आती सर दूसरा तरीका क्या था जो आप बता रहे थे? देखो दूसरा तरीका मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम ये है, नहीं हमदम तो तुम किसी और के होगे मेरे नहीं हो ठीक है। देखो दूसरा तरीका यह है कि जब सवाल ऐसा हो कि किसी एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर कुछ एरिया एक समान चौड़ाई का हो या उसके अंदर हो, तो ऐसे सवाल में क्या किया जाता है, आप लिखोगे उस पाथ का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 था उसकी चौड़ाई तो 2 × 2। फिर उसके बाद जो फील्ड थी उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस फिर से एक बार वही बात जो कल बाहर लिखी थी। ये कब होगा? अच्छा, ये जब बाहर होगा तो आप यहाँ पे प्लस लिख दोगे और जब अंदर होगा तो माइनस लिखोगे। चला जोड़िए, कितना हो गया? 4 18 38 38 प्लस 4 42 है ना।
तो ये हो गया 42 गुणे 4। और जैसे ही 42 गुणे 4 आप करोगे, 4 चौको 16, आपको ये पता चल जाएगा कि जो बाहर जॉगिंग ट्रैक बना था उसका एरिया कितना आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई प्लस खेत की लंबाई प्लस खेत की चौड़ाई और प्लस फिर से वही 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। ये तब के लिए है जब जॉगिंग ट्रैक या कोई मैदान बाहर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। और अगर यही इसके अंदर की तरफ बनने की ऐसे होती तबीयत, तो यहां पर सिर्फ आपको माइनस करना होता है। यहां पे सिर्फ क्या करते हैं, माइनस करते हैं और खेत जो एरिया बन रहा था, जैसे ये वाला एरिया था, ये जो एरिया बन रहा था इसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चट से। तो ये कहेंगे कि ये है मेंटोस जिंदगी का तरीका। इसको आप प्लीज 1-2 सवालों में अप्लाई करो और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये है मेंटोस तरीका, यानी कि बेस्ट मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड। अगला सवाल देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 और 3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल इतना है तो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री कराने की लागत क्या है? गौर करना, सवाल इंग्लिश में कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4:3। देखिए जरा दोस्त, सभी लोग ध्यान से, कि आयताकार एक खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई का और चौड़ाई का रेशियो, जो लंबाई है वो 4x के रेशियो में है और जो चौड़ाई है वो 3x के रेशियो में है। ठीक है, और इसका एरिया आपको दे रखा है, कितना है? 1452 मीटर स्क्वायर। तो भाई मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 10 बार आप अभी बता चुके हो। तो ये क्षेत्रफल तो आपको 1452 दिया ही है, और यहां से आपको 12x स्क्वायर मिल जाएगा भाई। 4 3 12 और x इंटू एक्स 12x स्क्वायर। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी x स्क्वायर जो है वो 121 आया है। तो आप आसानी से ये बात कह सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट सर जी 11 हो जाएगा x की वैल्यू। तो 11 चौको 44 ये हो जाएगा और 11 3 33 ये हो जाएगा, यानी कि खेत की जो लंबाई होगी वो 44 होगी और जो खेत की चौड़ाई होगी वो 33 होगी। बोलो हाँ है ना? अच्छा जी, अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ बाउंड्री ऑफ द फील्ड फॉर रेट ₹12 पर मीटर। अब मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी आयत के आसपास आपको बाउंड्री करानी है तो वो बाउंड्री कहां पर होगी? अगर बाउंड्री करानी है तो सर ये जो पार्ट है जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूं, ये मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, ये मुझे एक साइन अप करना पड़ेगा जहां पर बाउंड्री हो सकती है। ऐसे बाउंड्री होती है किनारों पर। और ये जो पार्ट जिसको मैंने खिंच किया है, जिगजैग किया है, इसने विक्स नहीं खाई थी, इसको क्या बोलते हैं? सर इसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हैं जी, इसी को बोलते हैं। अरे वाह, तब तो सवाल फिर सरल हो गया होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b, है ना, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है? 44, चौड़ाई जी कितनी है? 33। और इसी में खर्च हो रहा था 15 रुपए के, 15 या 12 रुपए के हिसाब से, तो 12 का गुणा भी हो जाएगा। चलिए जी, तो ये हो गया 77 × 2 और × 12। बताओ इकाई में क्या मिलेगा? 7 दूनी 14 और दूनी 8, यानी 8 मिलेगा। अब अगर गुणा करना चाहो तो कर भी लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो। 12 7 84। क्यों छोड़ दे सर? छोड़ेंगे तो आंसर कैसे आएगा? ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। आंसर ऐसे आएगा कि आप डीएस भी लगा सकते हो, सोच पर है। आप यहां से डीएस भी लगा सकते हो, ठीक है, डिजिट सम भी लगा सकते हो, और या फिर आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लो कि 12 7 84 4 8, 12 7 84 और 8 92 × 2, 1848 हो जाएगा इस पूरे का जो खर्च होगा। इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो इतने रुपए का खर्चा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कितने रुपए का? 1848। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे लग रहा है कि ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। हैं जी? अरे बोलो, समझ पा रहे हो? हाँ, नेक्स्ट देखो। अच्छा जी, कुछ अलग तरीके का है क्या? बहुत कठिन कठिन तुम लगाते हो हैं बच्चों के लिए। चलो खैर देखो, दी गई आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए। अच्छा, 5 आयत ऐसे हैं जो कि सर्वांगसम है, मतलब कि एक
दूसरे जैसे 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा जो है वो x मीटर की, ओके, यानी कि ये x होंगे, ये सारे x होंगे और ये y होगी, ये छोटी भुजा है ना इसकी। अच्छा, यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल इतना है तो किसका मान पूछ रहा है? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान यानी कि बड़ी भुजा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x होगा, ठीक है। चलो खैर देखते हैं। अब मेरे भाई अगर हम ये समझें थोड़ी देर के लिए कि अगर हम एक आयत को लेते हैं, सिर्फ एक आयत को, अगर एक आयत को मैं लेता हूं तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? जैसे इसकी लंबाई जो है वो x हो और चौड़ाई y हो, तो इतने भाग का, इतने वाले पार्ट का, एक आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो xy होगा। इसका भी xy होगा, इसका भी xy होगा, इसका भी xy होगा, इसका भी xy होगा, यानी पांचों आयत का जो क्षेत्रफल होगा होगा 5xy, और ये दिया है 6000 मीटर स्क्वायर के। तो xy बराबर क्या हो जाएगा? 1200। यानी हमें ये समझ में आया कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है, एक आयत का, वो 1200 वर्ग मीटर आएगा, या 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो भी है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से मेरी बात, ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ 3 आयत है और नीचे की तरफ 2 आयत है, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाले तीनों आयत जो होंगे वो 3600 वर्ग मीटर के होंगे, जबकि नीचे वाले दोनों आयत जो होंगे वो होंगे 2400 वर्ग मीटर के। होंगे या नहीं? आया ना? तो नीचे वाले दोनों आयत जो होंगे वो होंगे 2400 वर्ग मीटर के, जबकि ऊपर के दोनों आयत होंगे वो होंगे 3600 वर्ग मीटर के। और ऊपर वाले आयत होने का मतलब 3xy और नीचे वाले आयत होने का मतलब 2xy, है ना। तो सर जी इससे फायदा क्या होगा? इससे भी तो बात वही आ रही कि xy का मान जो है उतना ही आ जाएगा। हाँ, आ तो जाएगा। तो अब जरा बताना है कि x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है ना भाई। देखो जरा x का मान क्या दिया हुआ है। बहुत बढ़िया नहीं, इतना भी बढ़िया नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, ठीक है। खैर मेरे भाई, अगर हम पूरे बड़े वाले आयत की बात करते हैं इसकी, अब आगे आओगे ना। अगर हम इस पूरे बड़े वाले आयत की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होगी हमको दिखती है x प्लस वाई, और इसकी चौड़ाई दिखती है x प्लस एक्स यानी कि 2x, और इस पूरे का क्षेत्रफल होगा 6000, क्योंकि पूरे का ही था, पूरे में ही 5 बने थे। तो आप ये बताओ, अगर हम इसको हिसाब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अंदर गुणा कर रहे हैं, और ये 2 से जब ये कटे आएगा तो ये 3000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई का मान क्या है आप बताओगे? एक्स वाई का मान सर जी 1200 है, तो 1200 उधर माइनस करोगे जाके, तो 3000 में से भाई 1200 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 3000 में 1200 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 1800। 1800 का स्क्वायर रूट आप कैसे लोगे? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1800 को देखो जरा, 900 गुणे 2, एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई? 900 का स्क्वायर रूट तो 30 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये बचेगा 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30√2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। है बढ़िया सवाल, यह वाकई में अच्छा सवाल था, ठीक है, मज़ेदार सवाल था, और ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन अ ग्रुप डी परीक्षा, ग्रुप डी में। तो आप ये लेवल चेक करिए कि ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ छोटे बड़े सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी और आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना यार, हैं यार। थोड़े बच्चों को बढ़ाओ भाई, लोगों तक पहुंचाओ। आप सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, बस, और कुछ बात नहीं। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम वो लिंक दिया है, वहाँ पर आप
PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ जितने भी नए दोस्त अपने जुड़ रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, चाहे वो नंबर सिस्टम की हो या इससे पहले मेंसुरेशन की हो, पहले पार्ट से लेकर चौथे पार्ट तक, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की, नंबर सिस्टम की अलग है, मेंसुरेशन की अलग, आप वहाँ जाके क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। और एक बड़ी बात कि अभी मैं थोड़ी देर में लाइव क्लास का अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है, लाइव होकर, तो आप लोग उसमें उपस्थित रहिएगा, ठीक है। ये हो सकता है बाद में करूं या रात तक करूं, ठीक है। तो हाँ, उसमें आपको शेड्यूल पता चल जाएगी कि क्लासेस अब किस किस समय पर आएंगी, तो शेड्यूल के लिए मैं वो लाइव क्लास का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। बस आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, मेरे सभी नए दोस्त, मेरे सभी नए भाई, बंधु, भ्राता, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।